हेलो, वेलकम टू एडोबेस सॉल्यूशन। मेरा नाम है अंकित कपूर। हम देख रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ का कोर्स। क्लास 12th की बिज़नेस स्टडीज़ है। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमने कोर्स तैयार किया है ताकि आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न के लिए आसानी से पढ़ पाएँ। तो अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 से, जो है प्लानिंग से रिलेटेड। पहले के 3 चैप्टर के लेक्चर्स ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे और हमारी वेबसाइट www.ebsolutions.com पे मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4, प्लानिंग। सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या है, आप इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्लानिंग के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ प्लानिंग क्वेश्चन है हमारा ये, एंड व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। सो इसमें हम देखते हैं प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, या वेरियस हम तरीके देखते हैं जिनसे हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। फिर जब हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, उसको पाने के अलग अलग तरीके देख लिए, उसके बाद अलग अलग तरीक़ों में से हम एक बेस्ट जो है वो वाला तरीका सिलेक्ट करेंगे और उसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा आ गया प्लानिंग का। सो प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इज़ इट टू बी डन, यानी कि क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट एंड हाउ। सो प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, यानी कि ऑब्जेक्टिव एक समय के लिए, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो देखना है। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्मुलेट करना है वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दैम, अलग अलग तरीके जिससे हम वो ऑब्जेक्टिव पा सकते हैं। एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव अमॉन्ग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद हमें बेस्ट जो हमारा तरीका है उसको सिलेक्ट करना है। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे। फीचर्स ऑफ प्लानिंग हमारा है क्या है? प्लानिंग के फीचर्स मैं पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ और अब दोबारा से बताऊँगा। जब भी किसी टॉपिक के सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो निमोनिक्स हैं। वो इसलिए लिखे गए हैं कि आप उन टॉपिक्स को एक तरह से याद कर सकें। उन जो हमारे मेन पॉइंट होते हैं उनको याद करने का तरीका है P2 IFCM। आप देखेंगे तो जैसे अचीविंग ऑब्जेक्टिव है तो ये A यहाँ पे आ गया। ये अलग अलग तरीके हैं, हमने शॉर्टकट बनाया। P2 हो गया जैसे प्राइमरी फंक्शन है, तो ऐसे, ताकि आप जिस्ट याद कर सकें और उसके हिसाब से अपने आप अपनी लैंग्वेज में होगी। अगर आप क्वेश्चन आता है उसको लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बेसिक याद करने के लिए एक तरीका है। सो अब आगे बढ़ते हैं पहले पॉइंट पे। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्लानिंग का क्या फोकस होता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ठीक है, प्लानिंग के पार्ट का हिस्सा ही हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसको अलग पाने के अलग अलग तरीके देखते हैं और उन तरीक़ों में से एक सिलेक्ट करते हैं। तो प्लानिंग का पहला फीचर ही क्या हुआ कि जो भी हम चीज़ प्लान कर रहे हैं किस मोटिव से कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यानी कि एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सो प्लानिंग, दूसरा पॉइंट इसमें यह कह रहा है कि प्लानिंग मीनिंगलेस हो जाएगी अगर वो ऑब्जेक्टिव को पाने में कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो हमारा पहला पॉइंट होता है कवर फीचर्स में। फीचर्स का सेकंड पॉइंट हमारा आ रहा है प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन, यानी कि सबसे पहला फंक्शन ये है प्लानिंग। प्लानिंग बेस बनता है, हर दूसरे फंक्शन के लिए एक बेस बनता है प्लानिंग। एवरी मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड टू प्लान बिफोर परफॉर्मिंग एनी अदर फंक्शन, यानी कि जो भी मैनेजर हैं उसको कोई भी फंक्शन करने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। सो प्लानिंग हर फंक्शन को प्रीसीड करता है। प्लानिंग प्रीसीड अदर फंक्शंस। सो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फीचर क्या है प्लानिंग का? परवेसिव है, यानी कि हर जगह है। प्लानिंग हर जगह मिलेगी आपको। प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के हर लेवल पर प्लानिंग चाहिए और हर डिपार्टमेंट में चाहिए। ये खाली टॉप लेवल का फीचर नहीं है, नॉट एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, जबकि तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, जैसे कि टॉप लेवल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करेगा, मिडल लेवल डिपार्टमेंटल प्लान्स बनाएगा और सुपरवाइजरी लेवल डे टू डे के ऑपरेशन के प्लान्स बनाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि भविष्य में देखती है। तो क्या है प्लानिंग? प्लानिंग लुक्स इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग लुक्स फॉर द अपॉर्चुनिटीज़।
यूज़ दैम फॉर द बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फ्यूचर में देखती है, फ्यूचर में क्या देखती है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं वो देखेगी, और उस अपॉर्चुनिटी को अपने बेस्ट के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको अपने बेस्ट पॉसिबल यूज़ में कैसे ला सकती है, इस चीज़ को देखा जाता है। और खाली अपॉर्चुनिटी ही नहीं, मैं कहूँगा फ्यूचर में आने वाले थ्रेट्स को भी देखती है प्लानिंग में, और उन थ्रेट से कैसे बचा जा सकता है ये चीज़ भी देखी जा सकती है। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अगले पॉइंट पे आते हैं। फ्यूचरिस्टिक है, साथ ही साथ कॉन्टीन्यूस भी है, यानी कि लगातार चलता जाता है। अब क्या है कि प्लान जो बनाए जाते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मंथ के लिए बनाया, क्वार्टर के लिए बनाया, ईयर के लिए बनाया। अब जब वो पीरियड ख़त्म हो गया तो नया प्लान बनता है। न्यू प्लान्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशन, यानी कि ज़रूरत और फ्यूचर। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। यहाँ पे दोबारा वो पॉइंट हम देख रहे हैं, फ्यूचर कंडीशन के हिसाब से हम नया प्लान बनाएंगे। सो प्लानिंग बिकम अ कॉन्टीन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, हमें उस चेंज के हिसाब से अपने प्लान में चेंज करने पड़ते हैं। जो हमारा पीरियड प्लान का ख़त्म हो गया उसके बाद नया प्लान बनाया जा सकता है, फ्यूचर की कंडीशंस के हिसाब से नया प्लान बनता है। तो कॉन्टीन्यूस ये प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूस। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग है। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग क्या है और कैसे, मैंने आपको बताया। हम ऑब्जेक्टिव पाने के लिए प्लान बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, उन ऑल्टरनेटिव में से हम एक सिलेक्ट करते हैं। मतलब अब हम एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर रहे हैं एनालाइज करके कि अलग अलग जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से। जब हम ये सब कर रहे हैं तो ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, मेंटल एक्सरसाइज आपकी चल रही है। तो देखिए डिसीजन मेकिंग आया, और इसी से आपको लिंक करना है अगला पॉइंट जो कहता है कि ये मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यहाँ पे आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाते हैं। इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, यानी कि आपकी इमेजिनेशन पावर सही होनी चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं, उस हिसाब से प्लान बना रहे हैं। It is an intellectual activity of thinking rather than doing, as it determines the action to be taken। यानी कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे आप सोच रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं, करेंगे आप बाद में, अभी आप खाली प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है एक्शन टू बी टेकन, यानी कि करेंगे बाद में, जो भविष्य में आपने एक्शन लेना। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग, यानी कि प्लानिंग में लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग आप लगाएंगे, गैस वर्क नहीं मारेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है। मेंटल एक्सरसाइज है, हमने देखा डिसीजन मेकिंग है, और ये दोनों पॉइंट आपस में भी लिंक हो रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में मतलब आप डिसाइड करने के लिए दिमाग ही लगा रहे हैं, और मेंटल एक्सरसाइज भी यही है कि आप गैस वर्क ना करके दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग की, यानी कि प्लानिंग की ज़रूरत क्या है। उससे पहले आप ये पॉइंट पढ़िए, फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल, यानी कि अगर आप प्लान करने में फेल हो गए तो आपने अपने आप को फेल होने के लिए प्लान कर लिया। ये आप लिखेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा जो भी एग्जामिनर होगा उसके माइंड में, कि आप नॉलेज रख रहे हैं इस पॉइंट की और आप उसको लिख रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी लाइनें लिख के आप बेनिफिट ले सकते हैं, आपको मार्क्स में बेनिफिट मिल सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का पहला पॉइंट क्या है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यानी कि प्लानिंग आपको एक दिशा दिखाता है। आपने पहले से प्लान कर लिया तो आपको एक दिशा मिल रही है कि आपको अपना काम किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कैसे काम करना है, किस सिचुएशन को कैसे डील करना है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन बाय स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन एडवांस। डायरेक्शन कैसे बता रहा है कि हमारा मेन डायरेक्शन जो भी काम होगा किस दिशा में जाएगा, ऑब्जेक्टिव को पाने की दिशा में जाएगा। तो ये पॉइंट कह रहा है कि पहले से हमें पता है ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें उस डायरेक्शन में जाना है, तो हम अपने सारे काम वैसे लेके जाएंगे। प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड, यानी कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेट हो, ये प्लान इंश्योर कर लेता है ताकि हम जो भी करें
उसी डायरेक्शन में काम करें, so that they act as the guide for deciding what actions should be taken. Department and individual in the organization are able to work in coordination. अब हमारे के पास एक डायरेक्शन है कि हमें उस डायरेक्शन में काम करना है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट भी सेम ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, एक ही ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए काम कर रहे होंगे, तो सारे डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन बनेगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि प्लानिंग अनसर्टिनिटी के रिस्क को रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस करता है? बहुत सिंपल है, बार बार सेम पॉइंट है, हम फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए काम कर रहे हैं, हम उस ऑब्जेक्टिव में को पाने में फ्यूचर में क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसके बारे में पहले से सोच लेते हैं। पहले से सोचेंगे तो हम प्लानिंग इसी अकॉर्डिंग करेंगे कि अगर वो दिक्कत आई तो हम ये स्टेप लेंगे। तो जो एक अनसर्टिनिटी होती है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस क्यों हो जाता है रिड्यूस? क्योंकि हमने पहले से ही उसके लिए प्लान प्रिपेयर किया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में हम ये एक्शन लेंगे। सो प्लानिंग एनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड, फ्यूचर में देख सकते हैं, एंड एंटीसिपेट चेंजेस एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्क बाय मेकिंग नेसेसरी प्रोविजंस। यानी कि चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं उसको एंटीसिपेट करता है, पहले से प्रिपेयर्ड रह सकता है और नेसेसरी प्रोविजंस अपने पास रखता है कि उन चेंजेस में हम ये एक्शन लें। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग हेल्प्स टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। यानी कि चेंजेस और अनसर्टेन इवेंट से डील करने में मदद करता है। द अनसर्टेनिटीज़ कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, अनसर्टेनिटीज़ को एलिमिनेट तो हम कर नहीं सकते, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड, उनको एंटिसिपेट कर सकते हैं। एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सेस फॉर देम कैन बी डेवलप, यानी कि उनको एंटिसिपेट करके मैनेजरियल रिस्पॉन्स उसके लिए पहले से तैयार रख सकते हैं। अगला है कि रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, यानी कि ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही प्लान प्रिपेयर किया हुआ है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, किसके डिपार्टमेंट में लोग क्या क्या काम करेंगे। तो जब पहले से आप तैयार हैं तो आपको दिख रहा है कि हाँ, कोई भी काम आपका ओवरलैप नहीं हो रहा, आपकी कहीं पे भी कोई वेस्टेज नहीं हो रही। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिवीजन, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट, डिवीजन और इंडिविजुअल्स के एफर्ट को कोऑर्डिनेट करता है। इंश्योर करता है क्लियरिटी इन थॉट्स एंड एक्शन एंड वर्क इज कैरिड स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। क्लियरिटी होती है सबकी थॉट प्रोसेस में, तो काम स्मूथली चलता है और उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आती। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, ये मदद करता है कन्फ्यूजन ख़त्म करने में नहीं, अवॉइड करने में। मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिनिमाइजेज द यूजफुल एक्टिविटीज़, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिनिमाइजिंग अनयूजफुल एक्टिविटीज़। सो ये चीज़ होगी, यहाँ पे गलत आ गया होगा, यूजफुल नहीं होगा, अनयूजफुल एक्टिविटीज़ होगा। सो कन्फ्यूजन ख़त्म करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करता है और अनयूजफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करता है। प्लानिंग ऑल्सो मेक्स इट easier to detect inefficiencies and take corrective measures to deal with them, यानी कि प्लानिंग ये आसान कर देता है, जो इनएफिशिएंसीज हैं उसको डिटेक्ट करना आसान कर देता है, और उन एफिशिएंसीज के लिए क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं ये चीज़ में हमें हेल्प करता है। अगला पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। कैसे फैसिलिटेट करता है कि आप अलग अलग ऑप्शंस देख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स में चूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करता है। अगला पॉइंट आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहीं पे इधर ही बता रहा हूँ, अभी हम प्लानिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस में है कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ प्रमोट कर रहा है, पर साथ ही साथ प्लानिंग की लिमिटेशन में आप एक इससे उल्टा पॉइंट देखेंगे कि प्लानिंग लीड करता है रिजिडिटी में। तो जब मैं वो कराऊंगा आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्लानिंग प्रमोट भी कर रहा है इनोवेटिव आइडिया को और कैसे प्लानिंग रिजिडिटी भी ला रहा है। तो पहले हम देखते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे प्रमोट करता है, ये इंपॉर्टेंस में है। प्लानिंग लीड्स टू न्यू आइडियाज़, प्लानिंग नए आइडियाज़ की तरफ लेके जाता है।
which results into creative, innovative and foresighted एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैनेजर्स। यानी कि क्रिएटिव और इनोवेटिव होता है मैनेजर्स का एटीट्यूड जो होता है फोरसाइटेड, दूरदर्शी होता है। तो दूर के सोच के वो आइडियाज़ बनाते हैं। तो ये इनोवेशन हुई उनकी, उनका दिमाग लगता है यार फ्यूचर में ये हो सकता है, मैं उसके लिए अभी से ये प्लानिंग करके चलूँ। ठीक है, तो उनकी फोरसाइटेडनेस और इनोवेटिवनेस दिखाता है मैनेजर की। Planning is the most challenging activity for the management as it guides for all future action leading to growth and prosperity of the business। यानी कि मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी है क्योंकि फ्यूचर एक्शन जो हमारे बिजनेस को ग्रो करेगा उसकी तरफ लेके जाता है, तो बिजनेस की ग्रोथ से लिंक्ड है, तो इसलिए मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी है। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। यानी कि प्लानिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करता है कंट्रोल करने के लिए। कैसे करता है, हमने देखा कि हम पहले से प्लान करके चलते हैं कि क्या है। यानी कि हमने अगर पहले से कुछ प्लान करके चला कि हाँ हम ऐसा प्लान करके ये अचीव करेंगे, तो हमने अपने बिज़नेस के लिए एक स्टैंडर्ड तय कर लिया कि हाँ ऐसे परफॉर्म करेंगे और ये अचीव करेंगे। फिर जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं तब हम देखते हैं कि हमने ऐसा परफॉर्म किया और क्या हमने वो अचीव किया। ठीक है, अगर अचीव किया तो क्या उतना ही अचीव किया या तो कम अचीव किया, क्या हम अंडर अचीव्ड रहे या हमने ओवर अचीव किया, तो हम डेविएशंस देखते हैं। और अगर हम मान लीजिए अंडर अचीव रहते हैं तो हम उसके लिए फिर करेक्टिव मेजर्स देखेंगे कि हमने क्या क्या हमने करेक्टिव मेजर्स लिए उसके लिए। सो एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड देखा, आइडेंटिफाई की डेविएशंस और फिर हमने करेक्टिव मेजर्स लिए। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग है, एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड का हमने कंट्रोल लिया, करेक्टिव मेजर्स लिए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हमारा डील करता है प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है। यानी कि प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उसमें अवरोध है। तो प्लानिंग क्या करता है, लीड्स टू रिजिडिटी। यानी कि रिजिडिटी लेके आता है प्लानिंग। हमने पहले देखा कि प्लानिंग इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट कर रहा है, अब हम कह रहे हैं कि प्लानिंग रिजिड कर देता है, इनोवेशन से थोड़ा रोक रहा है हमें। यहाँ पे हम जैसा प्लान किया है वैसा ही करेंगे ये कह रहे हैं। अब क्यों, देखते हैं, पहले हम ये पढ़ते हैं। प्लान्स आर ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल टू बी अचीव्ड विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि प्लान ड्रॉ करते हैं हम जिसमें हम देखते हैं कि हम एक स्पेसिफिक गोल अचीव करेंगे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। मैनेजमेंट कैन नॉट चेंज द प्री डिटरमाइंड प्लान। यानी कि जब हमने पहले इसे देख लिया है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में हम स्पेसिफिक गोल इस प्लान से हम तैयार करेंगे, तो एक प्री डिटरमाइंड प्लान जब तैयार हो गया, अब हमने देखा था ये प्री डिटरमाइंड प्लान हमारा इनोवेटिव आइडिया से हो सकता है, पर जब एक बार वो प्री डिटरमाइंड प्लान तैयार हो गया उसके बाद हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। यानी कि दे डू नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कॉप विद चेंज सर्कमस्टेंसेज। यानी कि अब जो चेंजेस आ गए हैं सर्कमस्टेंसेज में, उसके बाद हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। यानी कि इनिशियल स्टेज पे प्रमोट कर रहा है हमारा इनोवेटिव आइडिया, पर बाद में हमें रिजिड कर देता है कि हमें वो प्लान ही फॉलो करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान when circumstances have changed may not be in the organization's interest। यानी कि फॉलोइंग अ प्री डिटरमाइंड प्लान, यानी कि जब हमने एक प्री डिटरमाइंड प्लान फॉलो कर रहे हैं और अब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए जो हमने प्लान किया था उससे, तो तब भी हम वही वाला प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं होगा। ठीक, Managers tend to get bound with the plan and are unable to cope with changing environment। ये एक छोटा सा जिस्ट मैंने इसका अलग से लिखा है जो आप याद कर सकते हैं कि रिजिडिटी होती है तो क्या होता है कि मैनेजर टेंड टू गेट बाउंड विद द प्लान, यानी कि प्लान से बंध जाते हैं एंड आर अनएबल, और वो फिर अनएबल होते हैं कि चेंजेस सर्कमस्टेंसेज जो आए हैं, सर्कमस्टेंसेज में जो चेंजेस आए हैं उससे डील कर सकें, उससे कॉप कर सकें। अगला पॉइंट पे आते हैं, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यानी कि प्लानिंग क्रिएटिविटी को अब रिड्यूस कर रहा है। पहले ये भी आप देखेंगे लगभग वैसा ही हुआ कि पहले
इनोवेटिव आइडिया प्रमोट कर रहा है, फिर हमें बांध रहा है उस प्लान से, और अब हमारी क्रिएटिविटी कम कर रहा है। इनिशियल स्टेज पे बढ़ा रहा है, पर अब बाद में जब एक बार फॉर्मुलेट हो गया प्लान, तब हमारी क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर रहा है। कैसे? कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान बनाया, फिर मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट डज नॉट हैव द लिबर्टी टू बी क्रिएटिव एंड टेक एक्शन एज पर देयर चॉइस एज इट डेविएट्स फ्रॉम द प्लान। यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास ये लिबर्टी नहीं होगी कि वो अपना कोई क्रिएटिव डिसीजन लेके कोई एक्शन कर सकें अगर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्लान से अलग है। तो इसलिए ये मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट की क्रिएटिविटी पे एक रोक लगा रहा है। सो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज़ डन बाय टॉप मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव टू strictly follow this plan. Middle and lower level management are neither allowed to deviate from the plan, neither allowed from plans more, neither they are permitted to act on, यानी कि अपना प्लान भी नहीं बना सकते और अपने बिहाफ पे एक्ट भी नहीं कर सकते। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी सिंस पीपल टेंड टू थिंक अलोंग द सेम लाइन एज अदर, यानी कि जैसे दूसरे सोच रहे हैं उसी हिसाब से मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी सोचेगा जैसे टॉप लेवल सोच रही है, तो इसलिए मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट की क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर रहा है। अगला आता है प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड फॉर कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी कि जब हम प्लान बना रहे हैं तो हमें डाटा तैयार करना पड़ता है, उस डाटा की कलेक्शन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। समटाइम्स फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान टेक सो मच टाइम दैट देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि प्लान बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, यानी कि एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में प्लानिंग नहीं चलेगी। द बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अडॉप्ट इट सेल्फ फॉर चेंजेस इन एनवायरनमेंट, यानी कि चेंजेस आते रहते हैं उसमें अडॉप्ट करना पड़ता है, यानी कि प्लान में भी चेंजेस लाने होंगे आपको क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस आए। प्लानिंग डू नॉट प्रोवाइड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सच चेंजेस आर नॉट एक्यूरेटली फोरकास्टेड, यानी कि अगर आपने उन चेंजेस को एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं किया तो प्लानिंग का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। It is very difficult to make accurate forecast about economic condition, government policies, human behavior और natural calamities। के इकोनॉमिकल कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल कैलेमिटी, इन सब के बारे में एक्यूरेट फोरकास्ट लाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा कि एक ये एक्यूरेट फोरकास्ट लाना कि एक कोरोना जैसी महामारी आएगी, बड़े सारे बिजनेस ठप पड़ जाएंगे, बहुत सारे टाइम तक बिज़नेस चलेगा ही नहीं, लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल था, लगभग इम्पॉसिबल था। किसी ने भी ये नहीं फोरकास्ट किया होगा कि ऐसी बीमारी की वजह से बिज़नेस रुकेगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जब ऐसी चीज़ें फोरकास्ट नहीं होती तो प्लानिंग में दिक्कतें आती हैं। प्लानिंग के लिए ये एक लिमिटेशन की तरह काम करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व करता है ह्यूज कॉस्ट। प्लान करना एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। प्लानिंग इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस एज लॉट ऑफ मनी एंड टाइम इज़ रिक्वायर्ड गैदरिंग एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन और डाटा जो हमें चाहिए उसको गैदर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स देखने के लिए, देखने के लिए हमें बहुत सारा पैसा लगता है। कॉस्ट आर इंकर्ड ऑन बोर्डरूम मीटिंग्स, डिस्कशन विद प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट एंड प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो बोर्डरूम मीटिंग्स हो रही हैं, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन हो रही हैं, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। और कई बार इतना होता है कि समटाइम्स कॉस्ट इंकर्ड इतनी ज़्यादा होती है कि वो जस्टिफाई नहीं करती प्लान को। प्लान की जो वर्थ है उससे ज़्यादा हम कॉस्ट इंकर कर देते हैं प्लान को बनाने में। आगे हम देखते हैं प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, यानी कि एक लिमिटेशन प्लानिंग की ये है कि प्लानिंग कर ली इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस हो ही जाएंगे। आपका प्लान आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके प्लान में कोई खामियां हो, इससे आप प्लान आपका
कोई पॉइंट मिस हो गया हो, कोई फ्यूचर फोरकास्ट आपका गलत हो गया हो, तो हो सकता है आपका प्लान आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे। तो सक्सेस की गारंटी नहीं देता प्लान। जब तक प्लान आपका फुल प्रूफ नहीं है तब तक सक्सेस की गारंटी नहीं आएगी। और फुल प्रूफ प्लान लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं, द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंटेड। यानी कि प्लान जब प्रॉपरली ड्रॉन और इम्प्लीमेंट होंगे, बनाए जाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तभी सक्सेस पॉसिबल है। प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस अनलेस इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। यानी कि जब तक प्लान को एक्शन में नहीं ट्रांसलेट किया जाएगा तब तक प्लान मीनिंगलेस है। मैनेजर्स हैव टेंडेंसी टू रिलाई अपॉन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। यानी कि मैनेजमेंट का एक टेंडेंसी है कि अपनी क्रिएटिविटी ना रोक के पहले जो प्लान ट्राई कर चुके हैं और टेस्ट कर चुके हैं वही रिपीट कर दें। हाउएवर इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट प्लान विच हैज़ वर्कड बिफोर, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट प्लान दैट हैज़ वर्कड बिफोर विल बी इफेक्टिव अगेन। यानी कि अगर कोई प्लान पहले चल गया वो अब भी चलेगा, ये हमेशा नहीं होगा। द काइंड ऑफ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में एक्चुअली लीड टू फेलियर इंस्टेड ऑफ सक्सेस। यानी कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आती है, कि झूठी सिक्योरिटी की सेंस हमारे मन में आ रही है प्लान की वजह से, वो आपको फेलियर दे सकता है सक्सेस की बजाय, मे लीड टू फेलियर इंस्टेड ऑफ सक्सेस। अब हम देखते हैं प्लानिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं। अगला क्वेश्चन आता है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। सो सबसे पहले हम देखेंगे, सेट करेंगे ऑब्जेक्टिव। अगला पॉइंट आता है डेवलप करेंगे प्रीमाइस। उसके अगला पॉइंट आता है आइडेंटिफाई करेंगे वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। उसके बाद हम देखेंगे उन वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन को इवेल्युएट करेंगे। फिर उन एवेल्युएशंस के बाद हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारी थिंकिंग में हमें बेस्ट लगेगा। सिलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मॉनिटर करेंगे, और अगर हमें कोई फॉलोअप एक्शन लेना है तो वो हम फॉलोअप एक्शन लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अब हम डिटेल में देखते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? द फर्स्ट स्टेप इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एंड गोल। ऑब्जेक्टिव आर दी एंड गोल वेयर वी वांट टू रीच, वेयर टू रीच। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंस वेयर टू रीच, दैट इज दे डिटरमाइन दी डेस्टिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट, डेस्टिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स। एग्जाम्पल क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल क्या हुआ कि हमें सेल बढ़ानी है 25% से, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारी सेल बढ़नी चाहिए 25% से। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल डिपार्टमेंट, यूनिट एंड एम्प्लॉयज। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेट होना चाहिए फॉर ऑल डिपार्टमेंट, ऑल यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज। इफ द एंड रिजल्ट इज़ क्लियर, यानी कि अगर एंड रिजल्ट हमारा क्लियर है, इट बिकम ईजियर टू वर्क टूवर्ड्स द गोल। यानी कि अगर हमें पता है हमारा गोल क्या है और वो क्लियरली स्टेटेड है, तो उस डायरेक्शन में हमें काम करना आसान हो जाता है। यानी कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसको क्लियरली सेट करेंगे ताकि हम उसी डायरेक्शन में काम कर सकें। हमारे लिए एंड रिजल्ट अगर क्लियर है तो हम ऑब्जेक्टिव को पाने की सही दिशा में आसानी से काम कर पाएंगे। सो अगला पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमारा भैया 25% हमने सेल बनानी है। उसके बाद हम डेवलप करेंगे प्रीमाइसेस, यानी कि एजम्पशंस हम देखेंगे क्या क्या है। हमने वेरियस एजम्पशंस देखी कि हमें फ्यूचर में अगर सेल बढ़ानी है तो हमें ये फ्यूचर में हमारे पास दिक्कतें आ सकती हैं, ये हमारे पास फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम यूज़ करके अपना ऑब्जेक्टिव पा सकते हैं, ये हमारे पास फ्यूचर में थ्रेट्स हैं जो हमें ये ऑब्जेक्टिव पाने में दिक्कत ला सकते हैं। तो ये हमारे प्रीमाइसेस जो हैं वो हमारी एजम्पशंस हैं, फ्यूचर फोरकास्ट हैं हमारे, जिनको हम ध्यान में रखेंगे। और हम ये प्लान ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करके हम दूसरी चीज़ें हम अपनी एजम्पशंस रखेंगे। हाँ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये उसको पाने के लिए हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, थ्रेट्स हो, फ्यूचर कंडीशंस हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कुछ भी हो। फ्यूचर में हमें जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो हमारे प्रीमाइस हैं, हमारी एजम्पशंस हैं, वो हम डेवलप करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट में। हमें देखना है कि ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है। हमें पता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पता है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट, फ्यूचर की कंडीशंस क्या क्या आनी है। अब हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव को इन
कंडीशंस के थ्रू गुज़र के पाने के लिए हम किन किन तरीक़ों से, किन किन ऑल्टरनेटिव से हम हमारा एंड रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो बड़े सारे हम ऑल्टरनेटिव्स तैयार कर लेंगे। मान लीजिए 3 या 4 या 5 हमने तरीके देखे कि हाँ ये तरीका अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपना सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। 25% से हमने इंक्रीज़ करना था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। ये हमारे तरीके हैं जिनसे हम उनको अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी हम ऑल्टरनेटिव देख रहे होंगे हम वापस से हमारे पास वही चीज़ आएगी कि हमने फ्यूचर में क्या क्या होना है, अपॉर्चुनिटीज़ सेट वगैरह, उनको ध्यान रखना है। तो आप ये चीज़ें इसके पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हम अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बनाएंगे। जो हमने प्रीमाइस हमने डेवलप किए थे उनको ध्यान में रख के ये ऑल्टरनेटिव्स बनाएंगे और अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के, सिंगल पॉइंट ऑफ क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के उससे हम बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, हमने एजम्पशंस बना ली, और उसके बाद हम अलग अलग तरीके देखेंगे जिनसे हम ये पा सकते हैं। सो अगला हमारा पॉइंट आता है जो हमने अलग अलग तरीके डेवलप कर लिए अब कि भैया हाँ हमें लगता है ये तरीके हमारे पास हैं जिनसे हम अपना ऑब्जेक्टिव पा सकते हैं। उसके बाद उन तरीक़ों को हम इवेल्युएट करेंगे। हाँ ठीक है भैया, ये तरीके तो हमारे पास हैं, पर हम देखते हैं कि हाँ हम फॉर एग्जांपल हमने 4 मेथड बनाए, फिर हम उनको इवेल्युएट करके पॉइंट देते हैं कि हाँ भाई मेथड ए को हम मान लीजिए 10 में से 8 दिए, मेथड बी को हमने दे दिया कि हमारे फ्यूचर जजमेंट के हिसाब से, हमारी जजमेंट के हिसाब से मेथड भी हाँ हमारा मान लीजिए 10 में से 9 पॉइंट तक सक्सेसफुल होगा, मेथड सी 10 में से 10। तो ऐसे जो हमें लगता है कि जो सा मेथड हमें बेस्ट रिजल्ट दे रहा है हम वो वाला मेथड सिलेक्ट करें। इसलिए हम पहले इवेल्युएट करेंगे अलग अलग मेथड को, और अगले पॉइंट पे हम अपनी उस एवेल्युएशन के हिसाब से वो मेथड सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम वो मेथड सिलेक्ट कर लिया, हमारा बेस्ट मेथड जो हमने इवेल्युएट किया था, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद जब हम उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर देंगे कि हाँ हमने ये तरीका जो है, हमारे 4 तरीक़ों में से हमें ये तरीका बेस्ट लगा, हमने इसको सिलेक्ट किया है। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के हिसाब से, इस प्लान के हिसाब से काम करेगी जो हमें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करेगा। और जब हमने वो तरीका इम्प्लीमेंट कर दिया तो हम एक फॉलो अप एक्शन लेंगे। पीरियडिकल हम उस पर बेसिस पे अपने प्लान को इवेल्युएट करते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि हाँ क्या हम जो तरीका फ़ॉलो कर रहे हैं वो हमें अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। और अगर हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ डेफिशिएंसीज आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो हम नेसेसरी चेंजेज या मॉडिफिकेशन लाएंगे अपने प्लान में, और हम उस प्लान को दोबारा से रीएवेल्युएट करेंगे, दोबारा से प्लान बनाएंगे, वेरियस ऑल्टरनेटिव देखेंगे, उनको एवेल्युएट करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और फॉलोअप करेंगे। लाइक हमने पहले ही देखा था फीचर में कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग, तो ये फॉलोअप में हम वही चीज़ें दोबारा भी करेंगे डेफिशिएंसीज आने पे, और मॉडिफिकेशन लाके हम चेंजेस लाएंगे अपने प्लान में ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव पा सकें। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा एक टाइप से, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या है और सिंगल यूज़ प्लान क्या है, उसमें डिस्टिंग्विश करना है। सो स्टैंडिंग प्लान क्या है, विच इज़ यूज अगेन एंड अगेन, जो बार बार हमारा यूज़ होता रहता है, वो स्टैंडिंग प्लान रहेगा हमारा। स्टैंडिंग प्लान के एग्जांपल में आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका एक ही है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हिसाब से आप प्लान बनाएंगे ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। तो बार बार आप उसी दिशा में जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव की। पॉलिसीज़ आपकी होती हैं कि गाइडलाइंस हैं ऑर्गेनाइजेशन की जिसको आप फॉलो करते हैं, कि फॉर एग्जांपल गाइडलाइन है कि हम 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को अपने एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, ये आपकी पॉलिसी है। वो एक आप फिक्स कर देते हैं रूल, और बार बार वही रूल नहीं, पॉलिसी और रूल में भी डिफरेंस है। एक आप पॉलिसी बना लेते हैं, बार बार वो पॉलिसी फॉलो करते हैं, एक गाइडलाइन आपकी फ़िक्स हो जाती है, इसलिए वो स्टैंडिंग है जो अगेन एंड अगेन आपके प्लान हो रही हैं। मेथड्स भी आपका मेथड फिक्स ही होता है, अगेन एंड अगेन आप वो मेथड लाते हैं। स्ट्रेटजी और रूल्स भी आपकी वही सेम लाइन में चल रही हैं जिनको आप बार बार फॉलो करते हैं। और सिंगल यूज़ प्लान क्या है कि एक बार बनता है, एक बार यूज़ होता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। इसके एग्जांपल हैं बजट आप बनाते हैं, मान लीजिए ईयरली बजट बना रहे हैं, तो एक साल का एक ही बजट बनेगा, अगले साल का नया बजट बनेगा, पिछला वाला दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं,
ये आपके एक बार के लिए बनते हैं। आपका प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना है, कोई इस्टेब्लिशमेंट बनानी है, फॉर एग्जांपल मॉल बनाना है, कोई सिनेमा हॉल बना रहे हैं, आपका एक प्रोजेक्ट है वो बना, तो एक बार ही वो बन रहा है, अगली बार आप कोई और मॉल या सिनेमा हॉल बना रहे हैं वही वाला रिपीट नहीं कर रहे होंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम बजट्स ये आपके सिंगल यूज़ हैं। अब हम देखते हैं कि अलग अलग बेसिस पे स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान में क्या डिफरेंस आता है, हम ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहला बेस हमारा है मीनिंग के बेस पे स्टैंडिंग प्लान देखेंगे। मीनिंग क्या है स्टैंडिंग प्लान का? स्टैंडिंग प्लान रेफर्स टू अ प्लान विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन व्हेन एवर अ पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज, यानी कि जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं एक स्थिति आने पे, वो हमारा स्टैंडिंग प्लान हो गया। सिंगल यूज़ प्लान क्या है? सिंगल यूज़ प्लान रेफर्स टू द प्लान फॉर्मुलेटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यानी कि सिंगल प्लान हमारा क्या है कि हम प्लान कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, हमने वो प्लान बनाया है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से हम हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए बनाया है। सो ऑब्जेक्टिव दे आर डेवलप्ड फॉर द एक्टिविटीज़ विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर, यानी कि स्टैंडिंग प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है कि उनके लिए बनता है जो रेकरिंग नेचर की एक्टिविटीज़ हैं, और सिंगल यूज़ प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उनके लिए बनता है जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगी। सिंगल प्लान हमारा लॉन्गर पीरियड के लिए होता है और ये हमारा शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। स्टैंडिंग प्लान हमारा लॉन्गर पीरियड के लिए होता है और सिंगल यूज़ प्लान हमारा शॉर्ट के लिए होता है। स्टैंडिंग प्लान हमारा स्टेबल होता है, सिंगल यूज़ प्लान हमारा लेस स्टेबल होता है। स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि बार बार हमारा करना है एक ही चीज़ की स्टेबिलिटी आ जाती है, यहाँ पे वन टाइम एक्टिविटी होती है इसलिए लेस स्टेबल होता है। स्कोप क्या है इसका? वाइडर स्कोप है क्योंकि मोर देन वन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, पूरा बिजनेस ही आपका इन्वॉल्व है इसलिए। ये नैरो होता है क्योंकि एक स्पेसिफिक सिचुएशन से डील कर रहा है इसलिए नैरो है। एग्जाम्पल प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग ऑन एन ऑर्डर और रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय का जो प्रोसीजर है कि हमें कोई एम्प्लॉय को कैसे रिक्रूट करना है या कोई ऑर्डर आया उसको कैसे प्रोसेस करना है, बार बार आप सेम ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसके लिए। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया स्टैंडिंग का। और सिंगल यूज़ का हमारा एग्जांपल हुआ कैश बजट। आप कैश बजट बना रहे हैं, बजट एक ही बार बनाएंगे वो वाला, अगली बार आपका अगला बजट बनेगा तो वो कैश बजट है, सिंगल यूज़ है। अब आप हमने काफ़ी हद तक ये चैप्टर किया है। अब आगे बढ़ें उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके कम से कम 5 से 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, पानी पीजिए और उसके बाद हम अगला पॉइंट शुरू करेंगे। सो वेलकम बैक आफ्टर योर रेस्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज करके 5-10 मिनट का रेस्ट लिया होगा। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हम डील कर रहे हैं स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान के जो हमने एग्जांपल्स देखे थे उनको एक टाइप से डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब हम पहले देख रहे थे, हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा एंड रिज़ल्ट है, ऑब्जेक्टिव है हमारा एंड रिज़ल्ट। एंड रिज़ल्ट मतलब हमारा एक्टिविटीज़ और प्लान क्या है कि फॉर्मुलेट होती हैं इस एंड रिज़ल्ट को पाने के लिए। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी प्लान है हमारा ऑब्जेक्टिव पाने के लिए फॉर्मुलेट होती हैं। दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट। यानी कि से एग्जांपल हो गया जैसे सेल्स को 10% से बढ़ाना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हमें 25% से बढ़ाना है। ये अलग अलग हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। Objectives are the end which the management seeks to achieve by its operation within a given period. Objective define the future state of affair which the organization aim to achieve. They serve as guide for the overall business planning. यानी कि पूरे बिजनेस प्लान के लिए एक गाइड की तरह हमें सर्व करता है। ऑब्जेक्टिव आर यूजुअली सेटअप बाय टॉप मैनेजमेंट। यूजुअली टॉप मैनेजमेंट उसको सेट करता है और अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं उनका अपना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव शुड बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म, यानी कि एक स्पेसिफिक टर्म में ऑब्जेक्टिव को एक्सप्रेस करना चाहिए। दैट इज़ दे शुड बी मेजरेबल
इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, यानी कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें सेल्स को 10% से बढ़ाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में बता सकते हैं। अगला आता है कि स्ट्रैटेजी क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स है टू कन्वर्ट द आइडियाज़ इनटू एक्शन। स्ट्रैटेजी की 3 डायमेंशंस हैं। सॉरी, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। पहली डायमेंशन है कि ऑर्गेनाइजेशन का हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। ये अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना। एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए उनको एलोकेट करना। ये हमारी 3 हो गई स्ट्रेटजी की डायमेंशन। लॉन्ग टर्म प्लान देखना, कैसे वो प्लान को उसका कोर्स ऑफ एक्शन देखना, और उस कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए उनको एलोकेट करना। जो बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसको मीट करने के लिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं। और बिज़नेस एनवायरनमेंट हमारे पास वही आ गए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। सॉरी, major strategic decisions will include decisions like whether the organization will continue to be in same line of business। यानी कि हमने एक एग्जांपल के उसमें देख रहे हैं कि major strategic decision will include decisions like whether the organization will be in same line of business और combine new line of activity, या कोई नई line of activity लाएगा अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ, या मार्केट में सीख करेगा एक्वायर डोमिनेंट पोजीशन, या मार्केट में पोजीशन डोमिनेंट हो ऐसा कुछ स्ट्रेटजी बनाएगा। तो ये हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटजीज दी गई हैं कि किस किस के लिए, किस किस काम के लिए स्ट्रेटजी बन सकती है। एग्जाम्पल है, कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इंक्लूड चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या क्या यूज़ करेंगे। ये एक एग्जांपल हो गया कि भैया मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हम डिसाइड कर रहे हैं कि अपना प्रोडक्ट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पब्लिक तक। प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, ये हो गया एग्जांपल। चॉइस ऑफ सेल प्रमोशन टेक्निक हो गया एक एग्जांपल। ठीक है, ये अलग अलग एग्जांपल हैं कि हम, ये भी एक एग्जांपल ही है कि सेम लाइन ऑफ बिज़नेस में काम करेंगे या नई लाइन लेके आएंगे बिज़नेस में, या कोई तरीका ऐसा लाएंगे कि हमारे मार्केट में पोजीशन डोमिनेट हो। तो ये आखिरी पॉइंट पूरा का पूरा एग्जांपल से डील कर रहा है आपकी स्ट्रेटजी की। अब क्या है, पॉलिसी क्या है। पॉलिसी हमारी जनरल गाइडलाइंस है दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जी टुवर्ड्स दी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि हमारे को गाइडलाइन है, और गाइडलाइन किस चीज़ की जो हमें गाइड करेंगी और हमारी एनर्जी को चैनलाइज करेंगी एक पर्टिकुलर डिसीज़न के लिए। ठीक है, हमें कोई दिक्कत, कोई एरिया में डिसीज़न लेना है तो ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए पॉलिसी बनाई हुई है, जिनको पढ़ के हम अपने थिंकिंग लगा सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये कहती है तो हम इस सिचुएशन में ये डिसीज़न लेंगे। सिंपल सा पॉइंट ये हुआ। पॉलिसीज़ आर डिराइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, और पॉलिसी कैसे बनेंगी, ऑब्जेक्टिव से। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव से बनेंगे क्योंकि वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एंड रिजल्ट है, एंड पॉइंट है। दे डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच मैनेजर में यूज इज डिस्क्रिशन टू अप्लाई द पॉलिसी, यानी कि ब्रॉड पैरामीटर्स हमारे लिए वो खड़े कर देता है जिसके भीतर मैनेजमेंट या मैनेजर अपना डिस्क्रिशन ले सकता है, अपनी दिमाग लगा सकता है इस पॉलिसी के दायरे में रहते हुए, और अपना डिसीजन लेगा। दे प्रोवाइड एज अ बेस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि स्ट्रेटजी को भी इंटरप्रेट करने का वो एक बेस बनता है, क्योंकि वो एक गाइडलाइन दे रही है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे काम करना है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है उसकी भी एक गाइडलाइन दे रही है। पॉलिसी क्या करता है कि प्री डिसाइड कर लेता है सम इशू को, और कन्फ्यूजन को अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये पॉलिसी है। उस पॉलिसी के भीतर में रहते हुए मैनेजर अपनी डिस्क्रिशन लेके कोई भी प्लान या कोई भी स्ट्रेटजी बना सकता है। तो आप देखेंगे इसी उसमें सब कुछ कवर हो गया।
एक गाइडलाइन मिली जिसमें मैनेजर अपना डिसीजन अपनी डिस्क्रिप्शन से लेके एक स्ट्रेटजी बनाएगा उस सिचुएशन को डील करने में। एग्जाम्पल देते हैं, पॉलिसी ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट टू एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज़ लेस देन 18 ईयर ऑफ एज। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं कि हमारे प्रोसीजर्स क्या हैं। प्रोसीजर क्या है, कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स, यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है। स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 होगा। वो हमारे किसी भी काम को करने का प्रोसीजर हो गया। तो इस जस्ट दैट सिंपल। अब प्रोसीजर में जो हमारे पास अलग अलग स्टेप आएंगे, वो स्टेप करने के भी अलग अलग तरीके होंगे। अलग अलग तरीके, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स और ईच स्टेप्स आर वेरियस मेथड्स। वो अलग अलग तरीके, एक एक स्टेप को करने के जो अलग अलग तरीके हैं वो हमारे अलग अलग मेथड्स हैं। तो प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर्स हमारा और मेथड्स हमारा आपको इंटरलिंक कर सकते हैं और उनको आप देख सकते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे आपको इकट्ठा समझाने के लिए ये थोड़ा बनाया। प्रोसीजर्स हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये स्टेप 1, 2, 3 करने के लिए हमारे वेरियस ऑल्टरनेटिव हैं और इन वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को हम मेथड्स कहते हैं। और हम इन मेथड्स में से अपना मेथड चूज़ करेंगे हर स्टेप को करने का, जो हमारी थिंकिंग के हिसाब से बेस्ट मेथड होगा, हम वो वाला मेथड चूज़ करके अप्लाई करेंगे। प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप टू कैरी आउट एन एक्टिविटी विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी कि पॉलिसी के फ्रेमवर्क के अंदर ही रह के हमारे पास सीक्वेंशियल स्टेप क्या है वो प्रोसीजर्स में हमें पता होता है। और वो प्रोसीजर हमारा, वो सीक्वेंशियल स्टेप हमारा किस लिए जाता है, ऑब्वियसली टू अटेन द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। सो इट इज़ जनरली एस्टेब्लिश फॉर रिपीटेटिव एक्टिविटी। प्रोसीजर हमारा एक रिपीटेटिव एक्टिविटी है, ये हम पहले देख चुके हैं। प्रोसीजर हमारा रिजिड होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल की जजमेंट नहीं रहती, हमें जो स्टेप फॉलो करना है वो ही फॉलो करना है। वो हमारा रिजिड है कि हमारा प्रोसीजर अब बन गया है, अब यही करेंगे। प्लस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर रिलेटेड टू ईच अदर एज प्रोसीजर्स आर स्टेप टू बी कैरिड आउट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क। पॉलिसी और प्रोसीजर हमारा रिलेटेड है क्योंकि जब हम प्रोसीजर बना रहे हैं वो हम पॉलिसी के फ्रेमवर्क में रहते हुए बना रहे हैं। एग्जाम्पल क्या, प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय, प्रोसीजर फॉर परचेज, यानी कि कुछ परचेज करने का क्या प्रोसीजर है और एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर है। और ये पॉलिसी के फ्रेमवर्क में रहेगा कि हमने भैया पहले से देखा हुआ है कि हम 18 साल से कोई कम उम्र का एम्प्लॉय नहीं लेंगे, तो इसलिए ये पॉलिसी से लिंक हो गया। मेथड क्या है, मेथड इज़ द प्रिस्क्राइब प्रोसेस इन विच टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक प्रोसेस क्या है काम को करने का, टास्क को करने का, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। इट डील्स विद द टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाई हाउ दिस स्टेप इज़ टू बी परफॉर्म, यानी कि प्रोसीजर के एक स्टेप को करने के अलग अलग तरीके हैं, उसको करने का जो मेथड है एक स्टेप से डील कर रहा है प्रोसीजर के, उसको हम मेथड कहेंगे। ठीक। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी, यानी कि वो प्रोसीजर के एक स्टेप का जो मेथड है, अलग अलग मेथड है, उसमें से अगर हमने सही मेथड हमने चूज़ कर लिया तो हमारा टाइम बचेगा, मनी भी बचेगा, एफर्ट भी बचेंगे, एनर्जी भी बचेगी। ट्रेनिंग मेथड फॉर एम्प्लॉय, हमारा मेथड एग्जांपल है कि जब एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है हमारा, तो उसके क्या कहते हैं हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दे सकते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम चूज़ करेंगे कि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट पॉसिबल रूट क्या है। आगे आते हैं रूल्स। रूल्स क्या हैं, रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाई क्लियरली व्हाट इज़ टू बी डन, यानी कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, यानी कि रिजिड हैं। ये पॉलिसी से थोड़ी ज़्यादा रिजिड हैं क्योंकि पॉलिसी के दायरे में रहते हुए मैनेजर अपना डिस्क्रिशन ले सकता है, पर रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है। दे आर रिजिड एंड डिटरमाइंड स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस, दे डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन, यानी कि पॉलिसी की तरह मैनेजर डिस्क्रिशन रूल्स में नहीं है। दे आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान एज देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ और चेंज अनलेस अ पॉलिसी डिसीजन इज़ टेकन, यानी कि ये सिंपलेस्ट प्लान है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ या चेंज नहीं है अनलेस अ पॉलिसी डिसीजन इज टेकन। जब तक कोई पॉलिसी या ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा सकता तब तक रूल चेंज नहीं कर सकते।
दे आर एनफोर्स टू मेंटेन डिसिप्लिन, यानी कि दे आर एनफोर्स टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड अवॉइड डिसऑर्डर एंड क्योस, यानी कि डिसऑर्डर ना आए, क्योस ना आए, इसलिए रूल बना देते हैं। रिजिड रूल के ऐसे ही करना है तो करना है, आप इनडिसिप्लिन नहीं हो सकते रूल से। एग्जांपल, नो स्मोकिंग एक रूल है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप स्मोक नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्ट है, आप ऐसे कर नहीं सकते तो नहीं सकते। बजट क्या है? बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक टर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आप अगर बजट बना रहे हैं, किसी भी टाइप का बजट है, तो आप फ्यूचर को डिपिक्ट कर रहे हैं न्यूमेरिक टर्म्स में कि हाँ इतना सेल करेंगे, इतनी कॉस्ट होगी, इतना हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, इतना हमारा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा। अलग अलग चीज़ें आप डिपिक्ट कर रहे हैं और ये सब न्यूमेरिक टर्म्स में कर रहे हैं। तो ये हमारा बजट है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे कि हाँ हम बजट बनाए, एक साल का बनाया, एक क्वार्टर का बनाया, कैसे बनाया, ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से। सो बजट जब हम बना लेते हैं, हमने पहले भी देखा या हमने प्लानिंग में भी देखा, एक्चुअल वर्सेस प्लान की कंपैरिजन करते हैं। वैसे ही बजट जब बना लिया तो एक्चुअल वर्सेस प्लान हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमने बजट ये किया था और एक्चुअल रिजल्ट ये है हमारे पास। तो जहाँ पे भी हम एक्चुअल वर्सेस प्लान की कंपैरिजन कर सकते हैं, प्लानिंग के लिए भी हमने पढ़ा था कि वो एक कंट्रोल डिवाइस है, तो बजट के लिए भी हम ये वही चीज़ कह सकते हैं कि ये एक कंट्रोल डिवाइस है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे कि प्रोग्राम क्या है। स्टैंडिंग, हम ये चीज़ें सारी पढ़े हैं किसमें, स्टैंडिंग प्लान में और कॉन्करेंट प्लान में। स्टैंड ये देखा आपने, हम वापस में अगर ऊपर जाऊं तो हम ये देख रहे थे स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान। सो इन चीज़ों में हम पढ़ रहे थे सारी कि कौन से प्लान स्टैंडिंग है यानी कि बार बार यूज़ होंगे और कौन से सिंगल यूज़ प्लान है। ये हमारे प्लान के अलग अलग पॉइंट्स थे। तो अब अगर आखिरी पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है प्रोग्राम पे। स्टैंडिंग है कि सिंगल यूज़ है, इट इज़ डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव। एक प्रोजेक्ट की डिटेल्ड स्टेटमेंट है जो आउटलाइन करता है ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क एंड अदर एलिमेंट, यानी कि आउटलाइनिंग दे रहा है हमारा, एक आउटलाइनिंग दे रहा है हमारी किन चीज़ों को जो ऊपर हमने सब पढ़ी। ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर हो गया, रूल्स हो गया, टास्क और अदर एलिमेंट जितने भी हैं उनको एक आउटलाइनिंग दे रहा है। एलिमेंट रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन एंड अदर एलिमेंट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अदर कोर्स ऑफ एक्शन को एक आउटलाइन दे रहा है। इट गिव्स अ, क्या है, इट गिव्स अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दे रहा है किसको, टू गाइड द नेसेसरी एक्शन। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दे रहा है, किस लिए दे रहा है, टू गाइड द नेसेसरी एक्शन, किस लिए, टू रीच अ प्री डिटरमाइंड गोल। प्री डिटरमाइंड गोल को रीच करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दे रहा है कि नेसेसरी एक्शन हम क्या लें उसके लिए। द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आर वर्कड आउट विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी कि छोटी सी छोटी डिटेल हम इस प्रोग्राम में डालेंगे पॉलिसी के फ्रेमवर्क में रहते हुए, पॉलिसी के दायरे में रहते हुए। और प्रोग्राम का एग्जांपल दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल। सो हमने अलग अलग स्टैंडिंग प्लान पढ़ लिए, सिंगल यूज़ प्लान पढ़ लिए, हमने उनको डिटेल में देख लिया, स्टैंडिंग वर्सेस सिंगल यूज़ प्लान की डिफरेंस देख लिया। हमने पूरा प्लानिंग चैप्टर कर लिया, हमने प्लानिंग के फीचर्स, लिमिटेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, अलग अलग चीज़ें देखी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को एक बार, दो बार, बार बार देख सकते हैं समझने के लिए। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अगर ये वीडियो मेरी वेबसाइट के थ्रू देख रहे हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू इसको अगर आप देख रहे हैं, तो आप अगर आपके पास वहाँ पे बेटर यूज़र इंटरफेस मिलेगा, आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए अलग से फ्रेमवर्क मिलेगा। जब आप लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे और कोर्स में आप रजिस्टर करेंगे, वेबसाइट पे भी आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर वहाँ पे आपके लिए एक यूज़र इंटरफेस बेटर होगा और आपके वहाँ पास टीचर्स से, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट की भी वहाँ से क्लासेस ले रहे हैं, वेबसाइट पे और भी क्लासेस अवेलेबल हैं क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए, जो आप वहाँ से ले सकते हैं या आप अपने भाइयों को, अपने दूसरे क्लासमेट्स को बता सकते हैं। तो यूज़र इंटरफेस आपको वेबसाइट पे बेटर मिलेगा, प्लस आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी
अपने टीचर से लिंक्ड रहने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। सो आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, बेटर लग रही होंगी। आपके पास अगर कोई सजेशन है मेरे लिए जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं तो प्लीज़ बताइए। अभी के लिए आप पहले 4 चैप्टर जो हम ये कर चुके हैं उनको रिपीटिव मोड पे याद करते रहिए। दिन में आप एक टाइम बांध लीजिए कि आपको बिज़नेस स्टडीज़ के लिए ये अराउंड 2.5 घंटे देना है, 2.5 घंटे से 3 घंटे का टाइम आप देंगे, जिसमें आप अराउंड 1 घंटा से सवा घंटा रिवाइज करेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और बाकी टाइम आप आगे बढ़ेंगे। और आगे आप कैसे बढ़ेंगे कि जब तक आपको ये क्लासेस में अपलोड कर रहा हूँ तब तक आप वो क्लासेस देखिए और आगे का भी पढ़िए, खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। जब आप सेल्फ स्टडी करके क्लास देखेंगे का आपको बेटर समझ में आएगा। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट पे आएंगे कि रिवाइज करेंगे, तो आपका एक चैप्टर 3 बार में रिवाइज हो जाएगा। एक बार आप सेल्फ स्टडी करेंगे, एक बार आप क्लास देखेंगे और एक बार आप रिवाइज करेंगे। सो ये 3 स्टेप में आपकी रिवीजन होगी, अच्छे से आपको चीज़ें याद रहेंगी। और मैं आपको एग्ज़ाम के लिए ये बताऊं, आपको पूरा जो बुक में लिखा हुआ है या पूरा जो आप ये स्लाइड्स में पढ़ रहे हैं, पूरा आपको रट्टा नहीं मारना, आपको जिस्ट समझना है। आपको ये देखना है कि एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है, तो उसकी अलग अलग जो हेडिंग्स हैं वो उनका बेस क्या है, आपको वो हेडिंग्स याद कीजिए कि हाँ इसका इतने नंबर का क्वेश्चन आया तो उसमें कम से कम मेरे को इतने पॉइंट लिखने हैं, और आप उसको अंदर एक्सप्लेन कीजिए उस हेडिंग को। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आया आपके पास क्वेश्चन, तो आपको सारे पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपने लिखा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, तो ये आपके लिए नेसेसरी नहीं है कि आपने उसके अंदर ऐसे 3 पॉइंट्स में ही लिखना है। आप उसको अपनी लैंग्वेज में डाइवर्ट करके, चेंज करके छोटे उसमें भी लिखेंगे। और आप अगर सारे पॉइंट दे देंगे, अगर इसके 6 पॉइंट हैं और आप 6 के 6 पॉइंट उसमें देंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से नंबर मिलेंगे। सो सिंपल जस्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रट्टा ना मारिए, चीज़ को समझिए और अपनी लैंग्वेज में भी आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सो अब मैं ये क्लास एंड करता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, घर का ध्यान रखिए, तबीयत का ध्यान रखिए इस माहौल में। होप यू विल टेक केयर। गुड बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।